नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। मोदी जी की पसंदीदा फिल्म को वल्गर कहने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरा, सरकार को क्या दिक्कत है जुडिशरी से। और तीसरा, शिवपाल जी क्या हैं, पेंडुलम, फुटबॉल या वॉलीबॉल। इन तीनों विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में सुविधा होती है। तो सबसे पहला विषय, मोदी जी की पसंदीदा फिल्म को वल्गर कहने की हिम्मत कैसे हुई। गोवा में बड़े धूमधाम से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है, और उसमें जो जूरी के चेयरमैन नादव लेपिड जी हैं, उन्होंने गोवा में कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी कहा। मैं इसमें आगे इस पे चर्चा करूं तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी बता दूं, और फिर ये फिल्म फेस्टिवल क्या होता है, कौन कौन लोग हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1952 में जवाहरलाल नेहरू की पेट्रोनेज में ये शुरू हुआ। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई हमारे अभी एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए, और ये 52 में शुरू हुआ। अब तक ये 52 बार हो चुके हैं, ये 53rd है। पहले ये कुछ साल के गैप में होता था, लेकिन 75 से लगातार हर वर्ष हो रहा है, तो ये 53rd था। पहले ये केवल नॉन कॉम्पिटिटिव होता था, अब ये कॉम्पिटिटिव फिल्म फेस्टिवल है जहां फिल्मों का चुनाव होता है, कौन बेस्ट कौन ये। 2004 से इसका परमानेंट वेन्यू गोवा हो गया है। उससे पहले कभी कलकत्ता होता था, दिल्ली होता था, मुंबई होता था, इस तरह से, लेकिन अब ये कोलकाता इसका हुआ है। और इसमें जो सबसे प्रेस्टिजियस है वो गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है, जो फीचर फिल्म के लिए दिया जाता है, और शॉर्ट फिल्म, 2 अलग अलग कैटेगरी, लेकिन गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसका सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इस बार इस गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए 15 पिक्चरें आई, जिसमें से 3 इंडियन मूवी की एंट्री थी। इंडिया की तरफ से अनंत महादेवन की पिक्चर थी द स्टोरी टेलर, एक बच्चों की पिक्चर थी कुरानागू पेडल, और एक तीसरी थी कश्मीर फाइल्स। इसको जज करने के लिए एक जूरी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे इजराइल के मशहूर फिल्म राइटर डायरेक्टर। उनको बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में 2019 में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। बड़ा नाम, नादव लेपिड जी। इसके और जो जूरी मेंबर थे अमेरिका के जिनको गॉटन, स्पेन के जेवियर, फ्रांस के पैस्कल, और इंडिया के सुदीप्तो सेन। ये तो जूरी हो गई। अब इसको आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक आग्रह करूंगा कि एक छोटी सी क्लिप है। मोदी जी ने कश्मीर फाइल्स को देखा, तो उसके बारे में उन्होंने कश्मीर फाइल्स के बारे में उनके क्या विचार हैं, ये जरा देख लीजिए। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। नादव लेपिड ने, जो चेयरमैन ऑफ द जूरी हैं, उन्होंने अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में, हिंदुस्तान के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उनकी मौजूदगी में एक लिखित बयान पढ़ा। लिखित बयान में इसलिए एम्फेसिस है, और उन्होंने कहा भी कि मैं लिखित बयान इसलिए, क्योंकि यहां कोई ये नहीं था कि उन्होंने स्पर ऑफ द मोमेंट में या बातचीत के दौरान ऐसे ही कह दिया गया। ये ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था, ये सोचा समझा समझ के ये जो कहा जा रहा था जूरी की तरफ से, ये एक मतलब वेल थॉट चीज थी कि वो जो क्या कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको पढ़ा। उन्होंने कहा कि 15 में से 14 फिल्में बेहतरीन हैं, उसकी मतलब क्रिएटिविटी बहुत है, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। लेकिन
कश्मीर फाइल्स के बारे में उनका जो 15वीं एक फिल्म है कश्मीर फाइल्स, उन्होंने कहा और उन्होंने ये लिखित और ये सब कहा है, पढ़ा उन्होंने, फिल्म देखकर शॉक्ड हैं और डिस्टर्ब्ड हैं। इट इज अ प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी। और उन्होंने क्या कहा है ये भी आप देख लीजिए। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. अब ये तो हो गया, अब कश्मीर फाइल्स को किसी ने ये कह दिया, मतलब इसको कैसे कह सकते हैं? अब वो डैमेज, क्योंकि जिसको मोदी जी कह रहे थे कि इसको जाके सब लोग देखें, अब देश की 8 स्टेट गवर्नमेंट ने इसको टैक्स फ्री किया था और कई जगह छुट्टी दी गई थी, कई जगह इंसेंटिव दिया गया था कि जाके सब लोग कश्मीर फाइल्स देखें। अब उसका डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ कि अब इसको ये कह दिया है तो क्या करें। तो जैसा इजराइल के जो राजदूत हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आई अपोलोजाइज, और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि, ये डैमेज कंट्रोल है। देखिए, जो क्रिएटिव आदमी है, जो आर्टिस्ट आदमी है, उसको देश की सीमाएं, उसको ये सब से कोई मतलब नहीं, इसका राजनीतिक को क्या होगा, इसका डिप्लोमेसी में क्या फर्क पड़ेगा। उसने तो जो बात थी और सही थी वो उसने कह दी। हिंदुस्तान के भाई अकेले जूरी मेंबर सुदीप्तो सेन थे, उन्होंने भी कहा कि भैया इस चक्कर में वो ना फंसे। उनका ये उनकी निजी राय थी, हम लोग की नहीं थी। हालांकि जब वो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो ऑन बिहाफ ऑफ जूरी पढ़ रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सुझाव है कि आगे से अनुराग ठाकुर साहब हैं ही वही पुराने वाले देश के गद्दारों को, क्योंकि गद्दारी का काम हुआ है, तो इसमें 2-4 लोगों को तो आपको इसमें जरूर कुछ UAPA में बंद करना चाहिए। गोवा फिल्म फेस्टिवल में इस तरह से आके कोई कश्मीर फाइल्स को कैसे कह सकता है? ये तो हमारे लिए स्वाभिमान की बात थी। कश्मीर फाइल्स मतलब कश्मीर फाइल्स को कुछ बाकी किसी को कह देते, कोई पिक्चर को कह देते, मुगले आजम को कह देते, शोले को कह देते, लेकिन कश्मीर फाइल्स को कह दिया। इस पे तो एक जांच बिठानी चाहिए और किसी न किसी को सजा 2-4 लोगों को जरूर देनी चाहिए। दूसरा, आगे के लिए कह देना चाहिए कि अब आगे से जो जूरी है वो हमें बताएगी कि क्या बोलेगी, और हमें ये भी बताएगी वो किस पिक्चर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करने आए, इसको क्लियर कराएंगे हम। इस तरह का कुछ एक तुरंत आदेश देना चाहिए। और मेरा एक ये भी सुझाव है कि चूंकि कश्मीर फाइल्स, जैसा हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतनी बेहतरीन और पाथ ब्रेकिंग, तो शायद एक गोधरा फाइल्स भी बनना जरूरी है। गोधरा फाइल्स पर भी एक अच्छी पिक्चर बने। हमारे गृह मंत्री जी अब कह ही रहे हैं घूम घूम के गुजरात में कि 2002 में हमने किस तरह की मिसाल कायम की और सब गुजरात को तब से ठीक कर दिया, गुजरात कितना अच्छा हो गया 2002 के उसके। तो एक गोधरा फाइल्स भी, जिसमें गुजरात मॉडल की बात करें, गुजरात में किस तरह से कुछ लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, फिर उनको कैसे ठीक किया गया, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे गुलबर सोसाइटी, कुछ भी हो, ये सब को उसमें कवर किया जाए और बताया जाए कि ये लोग कितना देश तोड़ने का ये सब लोग कैसे काम कर रहे थे और फिर किस तरह से मोदी जी ने वहाँ एज चीफ मिनिस्टर इन लोगों को कंट्रोल किया। तो एक गुजरात फाइल्स भी बननी जरूरी है। अब हम लोग आ जाए दूसरे उस पर, सरकार को क्या दिक्कत है जुडिशरी से, क्योंकि अब आप रोज देख रहे हैं कि कोई ना कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ रहा है। अभी एक टाइम्स नाउ की जो टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव होता है, वो उसमें टाइम्स नाउ की एक समिट में किरण रिजिजू साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने कुछ बातें कही। उनसे उसका एक इंटरव्यू टाइप, मतलब 1-on-1 इंटरव्यू होता है, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने पहला तो ये कहा कि ये मत कहिए कि सरकार फाइल पर बैठी है, जुडिशरी के बारे में कह रहे थे। जुडिशरी कहती है कि भाई इतने दिनों से हम लोग भेजे हुए हैं रिकमेंडेशन, सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही। तो उनका एक तो ये था कि भाई ये आप जो कहते हैं कि सरकार फाइल पर बैठी है, ठीक नहीं है। और उन्होंने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा आपको लगता है कि सरकार भेज रही है तो मत भेजिए फाइल। फिर उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा है तो आप अपने आप अपॉइंट कर लीजिए। और फिर ये कहा यू रन द शो, कुछ इस तरह से किरण रिजिजू ने जुडिशरी को ये कहा है। अब उन्होंने ये भी पूछा और उन्होंने इस पे भी बात की कि जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम के थ्रू जैसे जज का अपॉइंटमेंट होता है इंडिया में, उन्होंने कहा ये संविधान की किस धारा, ये कहाँ इसका प्रोविजन है संविधान में, ये भी किरण रिजिजू जी पूछ रहे हैं। अब देश का लॉ मंत्री कॉलेजियल सिस्टम को लिए पूछ रहा है कि कहाँ इसका प्रावधान है या ये है, वो एक चिंता वाली बात थी।
बैकग्राउंड यह है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको क्वैश कर दिया था। सरकार की तरफ से को बना था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। फिर कल क्या हुआ है, जस्टिस कौल और जस्टिस ओका की एक डिवीजन बेंच थी, उसमें जस्टिस कौल के बारे में बता दें कि ये सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर चंद्रचूड़ साहब, कॉलेजियम के मेंबर हैं। इस डिवीजन बेंच के सामने एक पिटीशन बेंगलोर एडवोकेट एसोसिएशन ने की थी कि ये उनकी पिटीशन के हिसाब से एक कंटेम्प्ट का केस है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दे हैव फेल्ड टू क्लियर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जो जजेस के अपॉइंट थे वो उन्होंने नहीं किए, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, जबकि कॉलेजियम ने उसको क्लियर करके भेजा हुआ है, लेकिन ये उसके ऊपर बैठे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके लिए इट इज अ केस ऑफ कंटेम्प्ट। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी साहब और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब प्रेजेंट थे, और जस्टिस कौल ने बिना नाम लिए, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि इस तरह के रिमार्क प्रेस रिपोर्ट को अभी तक हम इग्नोर करते थे, पर एक उच्च पद पर बैठा कोई व्यक्ति अगर करता है और अगर वो ये कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देम डू इट देमसेल्व्स, जो किरण रिजिजू जी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा था, और फिर उन्होंने आगे कहा था वी विल डू इट आवरसेल्व्स, उनको अपने हिसाब से करने दीजिए, मैं अपने हिसाब से करूंगा, ये किरण रिजिजू जी का था। तो इस पे उन्होंने जो जस्टिस कौल ने कहा, उन्होंने कहा इट इज क्रॉसिंग द रूबिकॉन। क्रॉसिंग द रूबिकॉन का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, ये इटली और गॉल के बीच की सीमा था जिसको सीजर ने 49 BC में उसको क्रॉस किया था, उसका मतलब, और जैसे ही उसको क्रॉस किया था उस सीमा का, तो वो वॉर मानी गई थी। तो इनडायरेक्टली अगर रूबिकॉन को आप देखिए तो जुडिशरी ने कहा है कि डोंट क्रॉस योर लिमिट, क्योंकि आप जुडिशरी से आमने सामने भिड़ने के उसमें मत, डोंट कन्फ्रंट जुडिशरी। और एक और चीज है रूबिकॉन का, एक दूसरा मतलब भी है कि एक ऐसी लाइन अगर एक बार क्रॉस कर लें तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है, तो ऐसा मत कर दीजिए कि फिर हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक हो जाए। उन्होंने ये भी कहा, देखिए मैं अपनी बात बता दूं, और जस्टिस कौल ने कल ये कहा कि आज की तारीख में कॉलेजियन सिस्टम इज लॉ ऑफ द लैंड, उसी के हिसाब से अपॉइंटमेंट होते हैं, तो जब तक उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं तो उसको फिर आप कुछ बुरा भला मत कहिए। मैं थोड़ा इसमें एक दो चीजें ऐड जो मेरी समझ में मैं बता दूं आपको। कॉलेजियम सिस्टम मे नॉट बी द बेस्ट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जज खुद ही अपने ही द्वारा नियुक्त कर लेते हैं, और इसमें भी दो राय नहीं कि इसमें बहुत भाई भतीजावाद चलता है। 80-90% जो जज होते हैं वो किसी के भाई, किसी के लड़के, किसी के भतीजे, किसी के कुछ ना कुछ साले, किसी की साले, मतलब वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहते हैं 80% से ऊपर। सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस उठा के देख लीजिए, अपॉइंटमेंट में यही होता है कि तुम मेरे द्वारा, वो उनके द्वारा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद भी एक चीज और देख लीजिए जो आपको हमको सामने सामने दिखाई देता है। सरकार के हाथ में आज की तारीख में जुडिशरी में सरकारी वकील सरकार नियुक्त करती है, किसी भी स्तर का, चाहे जिले स्तर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, चाहे किसी भी स्तर का। है कोई क्राइटेरिया, है कोई मेरिट, है कोई एग्जाम? टोटल केवल पैरवी और सिफारिश पे होता है, इसके सिवा कुछ नहीं, और पूरे देश में होता है, और आज से नहीं पिछले 75 साल से होता आ रहा है। तो अगर इसको चेंज करना है तो ये सिर्फ जजेस को चेंज करने की बात नहीं, क्योंकि एक चीज है बिटवीन ये सरकारी वकील और जजेस को देख लीजिए तो क्वालिटी ऑफ जजेस अभी भी थोड़ा कंट्रोल है। सरकारी वकील का तो भगवान ही मालिक है, वो जो कोर्ट गया है और जो इसको जानता है वही करेंगे। क्योंकि एक डर सबको यह है कि जैसे वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट अब होने लगा है ना, और जिस तरह से सबसे बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और उसमें खुलेआम आ रहा है कि उसमें अब पैसा चलने लगा है, तो अगर कल के दिन जुडिशरी को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया तो उसके पास अभी कोई शोकेस करने के लिए ऐसा वो मॉडल नहीं है जिसको दिखाए कि हम इस तरह से करेंगे। तो मूल बात अभी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार या तो ऑल्टरनेटिव कुछ लेके आए कि हम ऐसा एग्जाम करेंगे जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है, ये करेंगे, उसके वो एग्जाम करके लेती है कुछ हायर जुडिशरी सर्विसेज में कुछ 12, 14, 15, लेकिन या तो सबको अगर ऐसे ही भरना तो कुछ तो करो क्राइटेरिया, लेकिन केवल पैरवी के चलते अगर कर रहे हैं तो कॉलेजियम की पैरवी शायद उसमें से थोड़ी बेहतर होगी। बहुत परफेक्ट है ऐसा मैं भी मानता हूं। अब बात आ जा रही है कि शिवपाल जी क्या है, पेंडुलम, फुटबॉल या वॉलीबॉल? मैं इस पे आऊंगा, जल्दी से बता दूं। शिवपाल
जी ने बड़ा मन दिखाते हुए ये दिखा कि घर अखिलेश यादव जी गए, डिम्पल यादव जी गई, फिर उन्होंने बताया कि डिम्पल यादव जी का फ़ोन आया, फिर बहू की बात कैसे टालते, फिर वो मैनपुरी में वहाँ चले गए, फिर उन्होंने जो उनके पुराने सहयोगी थे जो उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, शाक्य जी डिम्पल यादव के अगेंस्ट, उन्होंने उनसे कहा कि तुम बहू के अगेंस्ट कैसे इलेक्शन लड़ सकते हो, इत्यादि इत्यादि। मतलब परिवार का मामला है, घर में जैसे नहीं होता है भाई तुम कैसे, तो वो सब परिवार में चल रहा है। अब वो चाहे MP की सीट हो चाहे MLA की सीट हो, अब परिवार में ही तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, घर दो। जो मूल बात जिसपे कल ये चर्चा उठी कि इनकी सिक्योरिटी Z से Y कर दी गई, और इनको Z सिक्योरिटी 2018 में दी गई थी जब ये अखिलेश यादव इनका कला हो गया था, ये जब वहाँ से हट गए थे, और फिर 2019 का इलेक्शन आ रहा था, और ऐसा डायरेक्टली ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के प्रॉम्प्ट पे, बीजेपी के प्रॉम्प्ट पे इन्होंने वोट कटवा होने की भूमिका निभाई, और कुछ जगह इन्हीं की वजह से SP हारी भी। वहाँ तो ये खुद ही थे फिरोजाबाद में, ये खुद ही इन्होंने अपने ही भतीजे को हराया, तो उसकी बात क्या किया जाए। अब कारण ये, अच्छा एक दूसरा ये नहीं समझ में आता है कि जहां जहां एक चीज ये सोचिए कि अगर जो बीजेपी में रहता है तो आदमी ज्यादा असुरक्षित है, मतलब बीजेपी में ऐसा क्या है कि आदमी को ज्यादा सुरक्षा चाहिए, कोई ऐसा गलत काम क्या करता है, या वहां गलत काम है या क्या है, मतलब वहां क्यों सुरक्षा ज्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे ही आदमी बीजेपी छोड़ के कहीं और जाता है उसकी सुरक्षा घटा दी जाती है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये खांटी समाजवादी शिवपाल जी यादव जी होते, जो मैं कह रहा हूं खांटी, तो ये वाई भी नहीं, ये सारी सिक्योरिटी हटा दिए होते। समाजवादियों का तेवर मैंने देखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत अपने घर में ये देख चुका हूं, समाजवादी कोई था जीवन भर कोई सिक्योरिटी नहीं। अब वो सरकार जबरदस्ती भेजती तो रहता था ठीक है, इलेक्शन समय तो वापस ही पुलिस लाइन, नहीं तो भाई क्योंकि वो था कहीं बैठे रहो, साथ कभी लेके नहीं घुमा गया, कभी नहीं, नेवर। दूसरा मुझे एक चीज और नहीं समझ आती, जब परिवार की बात हो रही है, वो छोटी बहू का क्या होगा, वो भी तो बीजेपी में गई थी, बीजेपी उनको कहीं एडजस्ट ही नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय उनका चांस अच्छा है, वो थोड़ा उनसे कहें कि मुझे कहीं एडजस्ट करिए, मैं आप जो कहिए वो बयान देती हूं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाना चाहिए। अब मैं मूल बात पे आता हूं, जो मैंने कहा कि शिवपाल जी पेंडुलम है, फुटबॉल है या वॉलीबॉल है। ये मैं नहीं, ये आप इंडियन एक्सप्रेस की मैं वो हेडलाइन लगा दे रहा हूं जो दिख रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात कही कि ये पेंडुलम या फुटबॉल है। मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल जी बहुत पुराने आदमी, बहुत दिन उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर राजनीतिक, उनको वॉलीबॉल कहना बेटर था। देखिए क्योंकि वॉलीबॉल कम से कम हाथ से खेला जाता है ना, फुटबॉल किससे खेला जाता है, तो वो थोड़ा अनुचित है। मुझे ऐसा लगता है कि फुटबॉल की जगह वॉलीबॉल ठीक था, वॉलीबॉल हाथ से खेला जाता है, थोड़ी इज्जत देते हैं आप, लेकिन फुटबॉल को उस तरह की इज्जत नहीं मिलती है। तो गेम हो सकता है ज़्यादा पॉपुलर हो, लेकिन फिर भी शिवपाल जी को फुटबॉल कहना थोड़ा ठीक नहीं था, वॉलीबॉल कहते तो ठीक था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।